हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो गाइस, जल्दी से आप लोग हमारे इस सेशन के साथ जुड़ जाइए। जैसा कि आप लोगों को पता है गाइस, ये आज हमारी 5th क्लास है। हम लोगों ने जो भी हमारे यूजीसी नेट एग्ज़ाम के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनकी एक सीरीज़ स्टार्ट की है। इसमें हम लोग 10,000 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं गाइस। और आप लोगों को पता होगा कि जितने भी हमारे एग्ज़ाम होते हैं वो यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो एग्ज़ाम, या फिर पीजीटी लेक्चरर के लिए ज्योग्राफी वाला एग्ज़ाम हो गाइस। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम ज्योग्राफी से दे रहे हो, अगर आप लोग इस क्वेश्चन सीरीज़ को हमारे साथ ज्वाइन करते हैं सो डेफिनेटली आप सब लोगों को इससे बेनिफिट मिलने वाला है। इसमें गाइस हम लोग 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊँगी विद एक्सप्लेनेशन। सो गाइस, आप लोगों को बता दूं कि जो हम ये क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आ रहे हैं, ये जो अजय सर ने एक बुक लॉन्च की है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगी। सो अगर आप लोगों को परचेज़ करने तो आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास ये बुक हार्ड कॉपी के रूप में रहेगी तो आप यहाँ से क्वेश्चन सीरीज़ की प्रैक्टिस मेरे साथ कीजिए। प्लस आप खुद से जैसे सेल्फ स्टडी से अगर बार बार उसका रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन का बुक परचेज कर लेते हैं फिर प्रैक्टिस करते हैं, सो वो जो भी क्वेश्चन हम यहाँ करेंगे आप उनको डेफिनेटली मतलब और ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे। सो गाइस, ये अजय सर की बुक है। इसमें सर ने 10,000 क्वेश्चन को दिया हुआ है विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन। सो अगर आप लोगों को ये बुक परचेज करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक पिन अप कर दिया मैंने, आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। सो गाइस, चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपनी इस क्वेश्चन सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ सो आप लोग गाइस देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो आपकी स्क्रीन पे आ गया है। आप लोग जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर आप लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं तो वो बहुत सही है। अगर आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करवा रहे तो फिर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी क्वेश्चन। ओके गाइस, तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1। ये बोल रहा है कि भूगर्भिक दृष्टि से भारत की सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं। सो गाइस, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ईजी कहूँ या इसको इम्पोर्टेंट कहूँ, कुछ भी बोल सकते हो आप। ईजी तो जब है अगर आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो ये आपके लिए ईजी। और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो हमारी भूगर्भिक जो स्ट्रक्चर है इंडिया का, वहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, बेशक आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दो या यूजीसी नेट का दो। सो गाइस बताइए, आई होप आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने अपना मतलब जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो देखिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या है। सो गाइस, आप लोगों को पता होगा कि जो धारवाड़ क्षेत्र है वो सबसे ओल्ड जो रॉक है, जो सबसे प्राचीन चट्टानें हैं हमारी, वो कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में मिलती हैं गाइस। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। भूगर्भिक दृष्टि से गाइस जो सबसे पुरानी चट्टानें हैं ना भारत में, वो कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में है गाइस। सो चलिए एक बार देख लेते हैं। ये आप क्वेश्चन आपका गाइस दिसंबर 2018 में आया था यूजीसी नेट एग्ज़ाम में। इसमें भारत में सबसे पुरानी चट्टानें धारवाड़ क्षेत्र के कर्नाटक में पाई जाती हैं, ये बताया हुआ है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में। सो देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठार दक्षिणी मध्य उच्च भूमि का हिस्सा नहीं है। सो गाइस जल्दी से क्वेश्चन को देखिए और आंसर दीजिए। ओके गाइस, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ लिया होगा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। गाइस आप बेशक सही करें या गलत करें, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि अगर आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं तो उससे जो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो और भी ज़्यादा बिल्ड होगा। जो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल है वो हाई होगा, क्योंकि आप लोग अगर क्वेश्चन का आंसर यहाँ सही कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर सही नहीं कर पा रहे तो यहाँ गलत करेंगे तो चांसेस हैं कि आप एग्ज़ाम में एरर कम करेंगे। ओके गाइस, सो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये बोल रहा है कि जो पठार का दक्षिणी मध्य उच्च भूमि का हिस्सा नहीं है। सो गाइस ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो मालवा का भाग है ना गाइस वो नहीं है। आप लोगों को पता है कि जो हमारा पठार है वो ट्रायंगुलर शेप में है, जिसका हम बोले कि अगर जो बेस है
वो नॉर्थ की तरफ है, जो बेस है ना वो नॉर्थ इंडिया की तरफ है, और जिसका हम बोलेंगे कि जो बॉटम है वो नॉर्थ की तरफ है, और जो टॉप है गाइस वो साउथ में है प्लेटू का। ये ऐसे मैं अगर इंडिया बनाऊं, सो गाइस जो प्लेटू है इसका जो बॉटम है ये यहाँ पे है, और जो टॉप है वो साउथ में है इधर। ओके, तो इसने पूछा था कि मध्य उच्च भूमि का हिस्सा नहीं है, तो गाइस जो मालवा है वो मध्य भूमि का उच्च भूमि का हिस्सा नहीं है। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मालवा मध्य उच्च भूमि का हिस्सा नहीं है। ओके गाइस, ये क्वेश्चन आपके दिसंबर 2018 में यूजीसी नेट एग्ज़ाम में आया था। आप लोगों को पता है कि दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार है, मैं बता रही थी आप लोगों को कि एक ट्रेंगुलर शेप की जो आकृति है वो बनाता है, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। गाइस आप लोगों को पता होगा कि जो नर्मदा रिवर है उसका जो फ्लो है वो वेस्ट की तरफ है, जो वो अपना जो वाटर की डिपोजिशन है या जो अपनी मुहाना बनाती है गाइस, वो पश्चिमी घाट की तरफ वो फ्लो करती है नर्मदा नदी। तो ये बोल रहा है कि जो नर्मदा नदी है ना वो अगर हम बोले कि जो हमारा प्लेटू है जो हम ये ट्रेंगुलर शेप में, तो जो इसका बॉटम है ना इसके बॉटम के ऊपर, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जो नर्मदा नदी है उसके दक्षिण से जो हमारा प्लेटू है उसकी स्टार्टिंग होती है। जो दक्षिण का पठार है वो पश्चिमी में ऊंचा और पूर्व में कम ढाल वाला है। सो गाइस इससे एक और क्वेश्चन आप लोगों से अराइज किया जाता है कि जो बहुत सारी इंडियन रिवर हैं उनका फ्लो वेस्ट टू ईस्ट क्यों है, क्योंकि गाइस आप लोगों को पता है कि कोई भी चीज़ है वो मतलब हाइट से और नीचे की तरफ मूव करती है ड्यू टू ग्रेविटी। कोई भी चीज़ ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ मूव करती है, सो ऊपर से नीचे की तरफ मूव करती है। वेस्ट वाला जो एरिया है इंडिया का उसकी हाइट ज़्यादा है, और इधर जो ईस्टर्न घाट है इंडिया का, ईस्टर्न घाट में जो हाइट है वो कम है, इसलिए जो रिवर है उनका फ्लो पश्चिम से पूर्व की तरफ है। ओके, कुछ जैसे हमारी रेयर रिवर हैं जैसे नर्मदा और ताप्ती जो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित न होकर पूर्व से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं। ओके गाइस, तो चलिए देखिए कि जो दक्षिण का पठार है वो उत्तर पूर्व में भी देखने को मिलता है। उत्तर पूर्व में गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मेघालय का पठार है ना आपका, वो जो हमारा ये पठार है दक्कन का पठार उसी का विस्तार है गाइस। ये जो मालदा गैप था ना, मालदा गैप के द्वारा जो मेघालय का पठार है उसको हमारा इस दक्कन पठार से अलग कर दिया था गाइस। फिर मालदा गैप को है ना जो ये हमारी गंगा सिंधु गंगा का जो विशाल मैदान है ना, यहाँ पे जो रिवर्स ने जो डिपोजिशन किया है उस मालदा गैप को गंगा रिवर्स के साथ जो भी सेडिमेंट आया उसने जो मालदा गैप था उसको पाट दिया, या आप बोल सकते हैं कि उसको भर दिया मालदा गैप को। और ये ना गाइस एक भ्रंश घाटी के द्वारा या भ्रंश क्षेत्र के द्वारा इसको जो इसका मेघालय का पठार है इसको दक्कन के पठार से अलग कर दिया था, जिसको आप मालदा का गैप बोलते हैं। जो गंगा रिवर्स के सेडिमेंट ने उसको भर दिया। मेघालय का पठार एक भ्रंश के द्वारा, जो हमारा छोटा नागपुर का पठार है ना गाइस, जो हमारा छोटा नागपुर का पठार है उससे है ना जो मेघालय का पठार था वो मालदा गैप के द्वारा अलग हो गया था। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो हमारा दक्कन ट्रैप है ना उसकी उत्पत्ति जो ज्वालामुखी है उससे हुई थी, और इसका संबंध आग्नेय सेलों से है। आप लोगों को पता होगा गाइस, अगर आप लोगों ने रॉक्स वाला चैप्टर पढ़ा है, कि जो अगर ज्वालामुखी होती है या वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उसके द्वारा जो भी सेल की फॉर्मेशन होती है वो इग्नियस, हमारे जो इग्नियस रॉक है उसकी फॉर्मेशन होती है वोल्केनिक इरप्शन के द्वारा। ओके, सो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इज हेयर। ओके, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए गाइस। ये क्वेश्चन आपके लिए इक्वल बेनिफिशियरी रहेंगे, क्योंकि ये आपको पीजीटी ज्योग्राफी EMRS के अगर आप लोगों ने फॉर्म डाले वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर एंड नेट JRF के लिए अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप लोगों को इससे बेशक बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है अगर आप लोग इस सीरीज़ को ज्वाइन करते हो, क्योंकि यहाँ पे हम 10,000 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे गाइस विद एक्सप्लेनेशन, और कोशिश करेंगे कि 10,000 क्वेश्चन के साथ अगर जो 4 ऑप्शन है तो आप लोगों को 40,000 कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हम लोग करवा पाएँ। सो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि भारत में प्राचीनतम चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं। सो ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन की अगर आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन ध्यान से पढ़ी है गाइस, तो मैंने वहाँ पे बताया था कि जो प्राचीनतम चट्टानें हैं भारत में वो कहाँ पे पाई जाती हैं।
सो गाइस इसका आंसर हो जाएगा जो धारवाड़ क्षेत्र था वहाँ पे सबसे प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती हैं इंडिया में। ये क्वेश्चन आपका आया था 2017 में यूजीसी नेट एग्ज़ाम में जनवरी में। भारत में सर्वाधिक प्राचीन जो पुरानी या प्राचीन जो चट्टानें हैं वो कर्नाटक के धारवाड़ में पाई जाती हैं। ओके, सो चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से देखिएगा। इस ये जो मैंने पिछली अगर आप लोगों ने क्लास देखी होगी, प्रीवियस ईयर क्लास, वो जो प्रीवियस क्लास हमने ली थी वो देखी है, तो मैंने उसमें आपको जो दंडकारण्य है उसके बारे में जैसे इंडिया का मैप बना के उस पर बहुत अच्छे से समझाया था कि जो दंडकारण्य की जो लोकेशन है वो कहाँ पे है। अगर आप लोगों ने वो पीछे वाली क्लास देखी है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके पीछे वाली जो क्लास है वो देखिए, मैंने उसमें बहुत अच्छे से बताया है कि दंडकारण्य कहाँ स्थित है। ओके गाइस, सो दंडकारण्य स्थित है दक्षिण पूर्व में। गाइस मैंने आप लोगों को बताया था अगर जैसे हम ये इंडिया के ऐसे लोकेशन बनाएं तो जो दंडकारण्य है ना गाइस उसकी लोकेशन यहाँ पे है। इसमें गाइस एक मिनट, ये माउस थोड़ा सा मेरे से हिल गया। सो गाइस इसकी लोकेशन यहाँ पे है, देखिए आप लोग, जो इसकी लोकेशन है ना गाइस दंडकारण्य की, इसकी लोकेशन यहाँ पे है, ये यहाँ पे। सो गाइस इसमें आपका तेलंगाना आ जाएगा, ये आपका यहाँ पे जैसे तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा, और यहाँ पे उड़ीसा, और ये छत्तीसगढ़ वाला एरिया, ये वेस्ट महाराष्ट्र वाला एरिया, ये सारा आपका दंडकारण्य में आ जाएगा। जो ये वाला आपका क्षेत्र है ना गाइस, ये आपका दंडकारण्य वाला क्षेत्र है। इसको आप बोलोगे दक्षिण, साउथ, और जो ईस्ट वाला, साउथ ईस्ट वाला आपका जो एरिया है ना गाइस उसको हम दंडकारण्य बोलते हैं। ओके गाइस, सो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं जल्दी से। ये क्वेश्चन आपका जून 2015 में आया था गाइस। इसने बोला है कि जो दंडकारण्य है, जो दंडकारण्य का पठार है वो दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसका विस्तार भारत के छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में है। ओके, सो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 इज हियर, जल्दी से इसका आंसर दीजिए गाइस। या आप लोगों को दिया हुआ है कि पश्चिम घाट को क्या बोलते हैं, जो केंद्रीय या जो सेंट्रल लैंड है वहाँ पे कौन सा जो क्षेत्र है, जो ईस्टर्न है, ईस्टर्न भाग है इंडिया का, जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पे कौन सा क्षेत्र है। ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। आपको ये एक तरफ जो जैसे हम लैंड को नाम दे देते हैं वो है, और दूसरा उसमें कौन सा एरिया रिलाई करता है उसको, उसके साथ आपको इस क्वेश्चन में मैच बनाना है। सो गाइस जल्दी से देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 5, ये आप लोगों को ऑप्शन दिए हैं इसके। सो गाइस देखिए मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो हमारा जो केंद्रीय क्षेत्र होता है ना गाइस, जो सेंटर वाला, वो बस्तर में है गाइस, छत्तीसगढ़। आप लोगों को पता होगा, ऐसे जैसे हम थोड़ा सा रफली बनाने की कोशिश करें। सो गाइस इधर आपकी लोकेशन है छत्तीसगढ़ की, और इधर जगह है बस्तर गाइस। सो वो है बस्तर को हम बोलेंगे कि ये जो सेंट्रल लैंड या केंद्रीय क्षेत्र है। और गाइस जो आपका ये पश्चिम क्षेत्र है इसको सौराष्ट्र, कच्छ सौराष्ट्र या सौराष्ट्र भी बोलते हैं। तो जो आपका पश्चिम वाला क्षेत्र है उसका मैच हो जाएगा गाइस सौराष्ट्र के साथ। और जो गाइस आपका दक्षिण वाला एरिया है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो फिर भी आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं या कॉमन सेंस का यूज़ कर सकते हैं गाइस, कि जो साउथ है, साउथ की तरफ ये नाम पाते हैं, जैसे मलनाड, कोनाड, ये इस तरह के जो नाम होते हैं ये थोड़ा साउथ वालों के, जैसे वहाँ पे जो लैंग्वेज है उसमें इस तरह के नाम यूज़ किए जाते हैं। तो अगर आप कॉमन सेंस भी लगाते तो लगा लेते कि जो दक्षिण में इसको बोलेंगे मलनाड। सो गाइस ये जो मलनाड है ये कर्नाटका में है गाइस, कर्नाटक है आपका इधर। सो ये गाइस आपका कर्नाटक में है, और कर्नाटक में भी पश्चिम में एक जगह है जिसको मलनाड बोलते हैं। और गाइस पूर्वी आप लोगों को पता होगा कि जो दामोदर घाटी है गाइस, दामोदर घाटी आप लोगों की यहाँ उड़ीसा के पास, ये जो दामोदर रिवर यहाँ से होके बहती है। सो जो एक सेकेंड, सो गाइस आप लोगों का जो पूर्वी वाला है वो बन जाएगा इधर। पूर्वी कहाँ बन जाएगा? सो गाइस आपका पूर्वी क्षेत्र बन जाएगा इधर आप लोगों का पूर्वी क्षेत्र बन जाएगा। ओके, इधर। ओके गाइस, सो मैंने आप लोगों को बता दिया। सो इस हिसाब से आप एक बार क्वेश्चन को मैच कर लीजिए। इसमें हमारा ए का था 4, सो ए का 4 एक में ही है गाइस। अगर आप लोगों को
इनमें से एक का भी पता था कि जो सेंट्रल लैंड है, जो केंद्रीय क्षेत्र है, वो बस्तर में है, छत्तीसगढ़ में, तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते। सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट। सो चलिए, ये दिसंबर 2018 में आया था क्वेश्चन गाइस आपका। क्वेश्चन नंबर 6 इज हेयर, सो जल्दी से कीजिए। ये बोल रहा है कि भारत का सर्वाधिक वृत्ताकार जो भू आकृति प्रदेश कौन सा है। गाइज आप लोगों को पता होगा कि जो इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीज़न है, या इंडिया को मतलब बहुत सारे जो रीजन है उसके अंदर डिवाइड किया जाता है, उसके मतलब उसकी फिजिकल जो आकृति है या जो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से इंडिया को डिवाइड किया गया है। उसमें जैसे आप लोगों को बताना चाहूँ, अलग अलग राइटर ने अलग अलग वे में उसको डिवाइड किया है। जैसे ये खुल्लर है, इन्होंने अलग तरीके से डिवाइड किया है। जो RL सिंह है, उन्होंने अलग से इसको डिवाइड किया है। सो जल्दी से बताइए। उसमें ये बोल रहा है कि जो सबसे बड़ी वृत्ताकार या सबसे बड़ी फिजियोग्राफिक हमारी जो आकृति है या जो भू आकृति है, सबसे वृत्ताकार भू आकृति, वो कौन सी है। सो गाइस इसका मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जो हमारी सबसे बड़ी भू आकृति है गाइस, वो है हमारी प्लेटू की। गाइस आप लोगों को बताऊँ कि जैसे ये अगर हमारा इंडिया है तो गाइस ये हमारा प्लेटू है, ये आप लोगों का ट्रेंगुलर शेप में है। इधर आपका वेस्टर्न घाट हो जाएगा और इधर आप लोगों का ईस्टर्न घाट है। सो गाइस इनके बीच में जो है, और जो हमारा प्लेटू है, इसके गाइस नॉर्थ में नर्मदा नदी बहती है और ये इसकी बाउंड्री भी बनाती है। या आप इसको बोल सकते हैं कि जो नर्मदा नदी है, इसको मैदान वाला क्षेत्र है, उससे अलग करती है। नर्मदा नदी इनको डिवाइड करती है या इनको अलग करती है, मैदान को और प्लेटू को। सो गाइस आपका जो सबसे बड़ा फिजियोग्राफिक अगर कोई फिजियोग्राफिक आपकी जो एरिया बनता है, जो फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर बनता है, तो वो प्लेटू का बनता है गाइस। सो सबसे बड़ी भू आकृति हमारी प्रायद्वीपीय पठार की है। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। सो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रायद्वीपीय जो पठार है ना, वो हमारी सबसे बड़ी आकृति बनाता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। सो गाइस चलिए क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रोफेसर RL सिंह, इसमें गाइस प्रोफेसर RL सिंह की जो एक्सप्लेनेशन है वो बताई है उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया रीजनल ज्योग्राफी। उनकी जो RL सिंह की पुस्तक है, बड़ी फेमस पुस्तक है रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इसमें उन्होंने 4 बड़े भू आकृति प्रदेशों में विभाजित किया है। एक है उत्तरी मैदान गाइस, दूसरा है आपका विशाल मैदान, तीसरा है आपका प्रायद्वीपीय उच्च भूमि और चौथा है आपका भारतीय तट और द्वीप। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 इज हियर, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। ये बोल रहा है कि गंगा के मैदान के उत्तरी हिस्से में काफ़ी कम सिंचाई नहरें हैं, और इसका जो रीज़न दिया हुआ वो दिया हुआ जर्सन का कि इस क्षेत्र में काफ़ी वर्षा होती है और इसके पास पर्याप्त मात्रा में भूमिगत जल है। सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जल्दी से दीजिए गाइज। सो गाइस देखिए, जल्दी से मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो गंगा के मैदान के उत्तरी हिस्से में काफ़ी कम सिंचाई नहरें हैं। बिल्कुल सही बात है गाइस, जो नहरें हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं हैं, और जो इसका वो रीज़न दिया हुआ है कि इस क्षेत्र में काफ़ी वर्षा होती है और इसके पास पर्याप्त मात्रा में भूमिगत जल है। गाइस आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा यूपी वाला क्षेत्र है, यूपी में सबसे ज़्यादा जो कुएं, अगर हम देखें कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो कुएं किस राज्य के अंदर हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि यूपी में सबसे ज़्यादा कुएं जो खोदते हैं सिंचाई के लिए, कूप बोल सकते हो आप, वो यूपी में है। और गाइस आप लोगों को पता होगा कि जो हमारी दक्षिण पश्चिम मानसून होती है, उसकी जो 2 ब्रांच होती हैं जो डिवाइड होके, एक इस वेस्टर्न कोस्ट के साथ साथ चलती है और एक ईस्टर्न कोस्ट के साथ साथ चलती है डिवाइड होके, और ये यहाँ से एंट्री करती है। तो जो ये हमारा नॉर्थ का जो मैदान है, यहाँ पे ये वर्षा करती है। यहाँ से वर्षा की मात्रा है जो अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है ना गाइस, तो वो कम होती जाती है, क्योंकि वहाँ पे उनकी जो ह्यूमिडिटी है या उनमें जो नमी की मात्रा है हवा में, वो कम होती जाती है। सो हमारे ये वाली जो ब्रांच डिवाइड होके ईस्ट घाट के साथ साथ चलती है, ये एक तो इस तरफ मुड़ जाती, दूसरा हमारा जो ये मेघालय है, मौसिनराम है, इधर जो हमारी कीप किया करती है उसमें घुस जाती है, और वहाँ से फिर ये जैसे इसको आगे निकलने की जगह नहीं मिलती, क्योंकि जो हमारे जो वहाँ पे रॉक है उनकी आकृति कीप नुमा इस तरह से बनी हुई है, जिसके कारण टकरा कर वहाँ पे भारी वर्षा होती है। इसलिए ही इंडिया का जो मौसिनराम है वहाँ पे सबसे ज़्यादा
भारी वर्षा होती है, जो दूसरी ब्रांच है वो इधर इस जो हमारा मैदान है या प्लेन है इधर मूव करती है, तो यहाँ पे वर्षा अच्छी खासी होती है। सो जो इसकी रीज़न है गाइस, रीज़न दिया हुआ वो भी बिल्कुल सही है, बट वो उसको एक्सप्लेन सही से नहीं कर रहा गाइस स्टेटमेंट को। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं, परंतु जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा, क्योंकि जो वर्षा है वो एक अलग फैक्टर है गाइस, और जो वहाँ पे जो सिंचाई की नहरें हैं वो एक अलग फैक्टर है, वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। सो क्वेश्चन नंबर बी या ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट। ओके, चलिए गाइस, ये नवंबर 2017 में आया था क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो भारत के विशाल मैदान को दक्कन के पठार और तटीय मैदानों से अलग करता है? सो गाइस, आप लोगों को पता होगा कि जो हमारी मध्य उच्च भूमि है वो जो हमारा उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है और जो दक्कन का पठार है उसको तटीय मैदानों से अलग करता, वो है हमारा मध्य उच्च भूमि। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। देखिए, जनवरी 2017 में आया था ये क्वेश्चन आपका कि जो मध्य उच्च भूमि है ये नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। इस क्षेत्र में जो चंबल, बेतवा, सिंधु और केन नदियाँ प्रभावित होती हैं। मध्यवर्ती भूमि के दक्षिण में नर्मदा नदी है, उत्तर में विशाल मैदान और पश्चिम में अरावली रेंज स्थित है। मध्यवर्ती भूमि का वह भाग जो मालवा पठार के पूर्व में फैला हुआ है गाइस, उसको हम बोलते हैं बुंदेलखंड का पठार। उसको क्या बोलते हैं? मैंने आपको प्रीवियस ईयर जो क्लास ली थी ना, प्रीवियस क्लास ली थी, जो पिछली क्लास ली थी, उसमें मैंने आपको ये जो बुंदेलखंड है इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया था कि बुंदेलखंड कहाँ पे इसकी लोकेशन, वो इसको बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। और जो मध्यवर्ती भूमि के दक्षिणतम भाग में जो विंध्यांचल, आपकी जो पर्वत श्रेणी है ना विंध्यांचल, वो है। और जो विंध्यांचल एवं सतपुड़ा पर्वत के मध्य में आपकी जो नर्मदा नदी है वो बहती है। बहुत बार क्वेश्चन बनता है, पीजीटी जो लेक्चरर का एग्ज़ाम है ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफी स्कूल लेक्चरर के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसमें बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन कि विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच में कौन सी नदी प्रवाहित होती है। सो गाइस, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा नदी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 इज़ हेयर। सो प्लीज़ जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ये बोल रहा है कि भारत के उत्तरी मैदान क्षेत्र तथा पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र में रेल की पट्टियों का सघन जाल बिछा हुआ है और इन क्षेत्रों में सुविकसित उद्योग धंधे हैं। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया हुआ, जल्दी से उसका आंसर दीजिए। ओके, सो गाइस, ये बात बिल्कुल सही है। आप लोगों को पता होगा कि जो भारत का उत्तरी मैदान है गाइस, यूपी वाला है। यहाँ पे जो शुगर केन इंडस्ट्री है उसका बहुत ज़्यादा मतलब वेल सेटअप है, शुगर केन इंडस्ट्री है जो। और गाइस, जो हमारा पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पे आप लोगों को पता है कि जो हमारा छोटा नागपुर का पठार है वो बहुत ही मतलब मिनरल्स रिच एरिया है। सो वहाँ पे हमारे बहुत सारे जो जैसे उद्योग धंधे हैं वहाँ पे विकसित हुए हैं। और गाइस, ये हमारा जो आता है छोटा नागपुर का पठार, इसकी लोकेशन यहाँ पे आप लोगों को पता होगी, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ पे इसकी लोकेशन है। और ये बोल रहा है, जो रीज़न है ये बोल रहा है कि इन क्षेत्रों में सुविकसित उद्योग धंधे हैं। गाइस, आप लोगों को पता होगा कि जो इंडस्ट्रियल जो हब बनता है या जो उद्योग धंधे वहीं पे बनते हैं जहाँ पे वेल सेटअप हो इंफ्रास्ट्रक्चर का, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे तरीके से विकसित हो। प्लस वहाँ पे जो आप लोगों को पता होगा कि किसी भी जो उद्योग होता है, किसी भी उद्योग को पनपने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कच्चे माल की आपूर्ति, पानी की आपूर्ति, कैपिटल की आपूर्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर की आपूर्ति। अगर वो उनको वहाँ पे मिलेंगे तो वहीं पे उद्योग धंधे बहुत अच्छे से विकसित हो पाएंगे, जहाँ उनकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं उद्योग को पनपने के लिए, अगर वो मिलेंगी तो। सो गाइज, आप लोगों को पता है कि जो मैदानी क्षेत्र है वो बिल्कुल प्लेन एरिया है, सो उबड़ खाबड़ एरिया नहीं है। तो वहाँ पे जो रेल की पटरियाँ हैं उनको बिछाना बहुत ईजी होता है, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ जगह ना होने के कारण उनको सरलता से बिछाया जा सकता है। सो गाइज, इसमें आप लोगों का कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो आपका रीज़न है वो ए को बिल्कुल सही से एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ओके, सो ये क्वेश्चन आपके दिसंबर 2010 में आया था यूजीसी वाले एग्ज़ाम में। सो क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा इस जल्दी से। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। बहुत ईजी क्वेश्चन है गाइस, ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। असिस्टेंट प्रोफेसर में हरियाणा में क्वेश्चन 2 बार आ चुका है।
क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है। सो गाइस, आप लोगों को पता होगा कि जो गुजरात है उसकी सबसे लंबी तट रेखा है। ये 2013 में आया था यूजीसी नेट में। जो सबसे लंबी तट रेखा है उनको गाइस यहाँ पे अवरोही क्रम में लिखा हुआ है। आप इसको बोल सकते हो कि इसको लिखा हुआ है डिसेंडिंग ऑर्डर में। जो गुजरात की तट रेखा है ना गाइस, वो 1214 किलोमीटर है। और जो आंध्र प्रदेश की है ना तट रेखा, वो है 974 किलोमीटर। और जो तमिलनाडु, उसके बाद है तमिलनाडु की, फिर है महाराष्ट्र की, फिर केरल की, ओडिशा की और फिर कर्नाटक की है। आप जैसे ये तो आप लोगों को पूछा डिसेंडिंग ऑर्डर में। इन फ्यूचर जैसे नेक्स्ट एग्ज़ाम में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि आप लोग जो आपकी जो कोस्टल जो एरिया है, जो कोस्टल के साथ, कोस्टल एरिया के साथ जो लैंड सबसे ज़्यादा किस स्टेट, जो कौन सी स्टेट है जो कोस्टल एरिया के साथ अपनी सबसे ज़्यादा लंबी बाउंड्री है उसको शेयर करती है। सो इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में पूछा जा सकता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में आप बताओगे कि पहले कर्नाटक आएगा, फिर ओडिशा आएगा, फिर आपका केरला आएगा, फिर आपका महाराष्ट्र आएगा गाइस, और फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश और गुजरात। और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर पूछता है तो गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, केरला, ओडिशा और कर्नाटक। भारत की जो मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई है गाइस, वो 6100 किलोमीटर है। और जैसे हमारा ये अंडमान जो द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार और जो लक्का द्वीप समूह है, अगर इनके जो कोस्टल जो लाइन है, अगर उसकी जो लंबाई है उसको भी जोड़ लेते हैं तो वो हमारी हो जाती है 7516 किलोमीटर। और अगर हम सिर्फ जो इंडिया की मेन लैंड है ना, आप लोगों को पता होगा कि नॉर्थ में तो कोई सी लगता ही नहीं, ये बिल्कुल ये जो साउथ वाला एरिया है यहाँ से लेके और ये वाला जो एरिया है, इसी के साथ जो हमारी जो तट रेखा वो लगती है। तो अगर मेन लैंड की बात करें तो वो 6100 किलोमीटर है गाइस। और जैसे यहाँ पे हमारे ये आइलैंड हैं, जैसे इधर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इधर आपका लक्षद्वीप समूह है, अगर इनकी भी वो हम पूरी जैसे टोटल कर लेते हैं, इनकी जो लंबाई है तट रेखा की, अगर उसको भी मिला लेते हैं तो तब हमारी हो जाती है 7516 किलोमीटर। आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि जो भारत की भूमि की जो मुख्य तट रेखा है उसकी लंबाई कितनी है, तो उसकी आप लोगों को बतानी है 6100 किलोमीटर। अगर आपसे पूछता है एग्जामिनर कि मुख्य भूमि के साथ साथ अगर जो हमारे द्वीप हैं, अगर उनकी जो लंबाई है उनको भी अगर हम साथ में ऐड कर लेते हैं तो फिर कितनी है गाइस, फिर है हमारी 7516 किलोमीटर। ओके, सो चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 11, भारत की तटरेखा निम्नलिखित भारत में कौन सा तट ऐसा संयुक्त तट है जो अधोगामी और ऊर्ध्वगामी दोनों के परिणाम प्रदर्शित करता है। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से बताइए इसका क्या आएगा। सो गाइस, आप लोगों को पता होगा कि जो अधोगामी और ऊर्ध्वगामी जो दोनों के जो परिणाम प्रदर्शित करता है वो आप लोगों का कोरोमंडल तट है ना, वो प्रदर्शित करता है गाइस। ये आपका आया था गाइस जून 2013 में। देखिए, जो उत्कल तट है गाइस, वो ओडिशा के पूर्वी तटीय मैदान को उत्कल तट कहते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जैसे मैं बताना चाहूँ कि जैसे ये हमारा इंडिया है, तो इधर जो हमारा उड़ीसा वाला क्षेत्र है, इधर जो उत्कल तट है ना गाइस, जो उड़ीसा का जो पूर्वी क्षेत्र है उसको हम उत्कल तट बोलते हैं, या फिर जो इसको उत्तरी सरकार भी बोल देते हैं, जो उड़ीसा के उत्कल तट। और इसमें गाइस आपका जो आंध्रा वाला एरिया है उसको भी मिला लेते हैं अगर उत्तरी सरकार बोलते हैं। गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच के भूभाग को उत्तरी सरकार कहा जाता है गाइस। ये आपका इधर है आंध्र प्रदेश वाला, यहाँ पे जो आपकी कृष्णा, ये गोदावरी और जो कृष्णा नदी हैं उनके बीच का जो एरिया है, इनको भी ऐड कर लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं उत्तरी सरकार। तो गाइस, इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी सरकार। और जो सिर्फ उड़ीसा वाला इधर होता है इसको बोलते हैं हम उत्कल तट। सो गाइस, कोरोमंडल तट आप लोगों को पता होगा कि जो ये आपका तमिलनाडु वाला एरिया है ना गाइस, इधर तमिलनाडु वाला एरिया, ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम कोरोमंडल तट बोलते हैं गाइस। और जो आपका कोंकण तट होता है, जो कोंकण रेलवे का भी जैसे विस्तार किया गया है, वो गुजरात से लेकर गोवा तक है गाइस। इसको गाइस आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आ जाता है, ये यूजीसी नेट में बार बार पूछा जाता है। एक तरफ आपको जो तट का नाम है वो दे देंगे, दूसरी तरफ आपको जैसे जो डिस्ट्रिक्ट है, वो जो स्टेट है उसका नाम दे देंगे कि कौन सा राज्य है उसमें जो कौन सा तट है वो उसके साथ मैच करो।
सो गाइस आपका जो मैंने बताया कि जो कोंकण तट है वो गुजरात से लेकर गोवा तक है, और जो गाइस जो कन्नड़ है वो गोवा से लेकर मैंगलोर तक है गाइस, और जो मालाबार तट है गुजरात से आपका मुंबई तक हो जाएगा, और जो आपका काठियावाड़ का तट है गुजरात में मुंबई के तट को जो मुंबई के तट तक हो जाएगा गाइस। ये आप लोगों को याद होगा काठियावाड़ गुजरात से, अगर आप लोगों ने अभी एक पीछे मूवी आई थी गंगूबाई काठियावाड़ी, अगर उसको अच्छे से देखा होगा तो आप लोग इस लोकेशन को भी अगर मैच कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये काठियावाड़ गाइस ये गुजरात में है। यहाँ पे आपको मैं बताऊँ कि जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उनका जैसे सबसे बड़ा हब माना जाता है यहाँ काठियावाड़ में। सो ये काठियावाड़ जो जगह है वो गुजरात से लेके जो मुंबई के तट तक का जो एरिया उसको बोला जाता है आपका काठियावाड़ तट। और गाइस जो कोंकण तट है आपका वो मुंबई से लेकर गोवा तक के तट को बोलते हैं कोंकण तट। ओके, सो चलिए क्वेश्चन नंबर 12। इसमें गाइस आपको एक तरफ दर्रे दिए हुए हैं, दूसरी तरफ स्टेट दी हुई हैं कि कौन सा दर्रा किस स्टेट में है। ये क्वेश्चन भी गाइस आप इसको बोलो, जितना मैं इसको बोलूँ कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट उतना ही कम है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एक तरफ दर्रे दिए हुए हैं और दूसरी तरफ आपकी स्टेट दी हुई है गाइस। ये क्वेश्चन ना सिर्फ केवल ज्योग्राफी वाले बच्चों के लिए, जैसे कि जो हम यूजीसी नेट एग्ज़ाम असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर की तैयारी करते हैं स्कूल लेक्चरर, उसमें आता, बल्कि ये जो आपके वनडे एग्ज़ाम होते हैं ना उसमें भी अगर एग्जामिनर को लिमिटेड से क्वेश्चन बनाने होते हैं ज्योग्राफी से, तो भी वो आपके है ना ये जो आपके ये जो दर्रे हैं या जो पास हैं और जो स्टेट हैं उनके साथ किस स्टेट में कौन सी पास है या फिर मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता ही बनाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो जल्दी से बताइए। सो गाइज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, एक बार देखिए कि जो आपका बनिहाल दर्रा है ना गाइज़, बनिहाल दर्रा कहाँ पे है आपका? बनिहाल दर्रा है गाइज़ हिमाचल में। आप लोगों को पता होगा कि जो बनिहाल दर्रा है वो सॉरी गाइज़ बनिहाल दर्रा हिमाचल में नहीं जम्मू में है। बनिहाल दर्रा है आपका वो हिमाचल में नहीं जम्मू में है। बनिहाल दर्रा आपका जम्मू में है। जो आपका बारालाचा ला है गाइज़, जो बारालाचा दर्रा है वो आपका हिमाचल में है। और जो आपका जो जेलपला है गाइस ये आपका सिक्किम में है। जेलपला दर्रा जब पीछे अमित शाह जी गए थे तो जो ये जेलपला दर्रा है यहाँ पे उन्होंने मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप करने के लिए वहाँ बहुत सारी इन्वेस्टमेंट दी है, बहुत सारा जो मतलब पैसे की इन्वेस्टमेंट वहाँ पे की है, ताकि हमारा जो चाइना या अदर कंट्री के साथ कई बार जैसे डिस्प्यूट होता रहता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए वहाँ पे उन्होंने मतलब सिक्किम में जेलपला दर्रा जहाँ पे है हमारा, और एक जो थांगला दर्रा है वहाँ पे उन्होंने काफ़ी इन्वेस्ट किया है। और सो गाइस आप लोगों को पता होगा कि जो लिपू लेक दर्रा है वो उत्तराखंड में है। सो इस हिसाब से आप लोग देख लीजिए। बनिहाल दर्रा आपका है जम्मू कश्मीर में। बनिहाल दर्रे से गाइस आपका वो हाईवे भी होके गुजरता है। सो 1 का 4 1 का 3 उस हिसाब से मैच कीजिए। 1 का 3 बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। सो 1 का 3 2 में है। बी का बारालाचा जो दर्रा है आपका गाइस वो आपका हिमाचल में है। सो उसका 4। सो गाइस देखिए इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। अगर आप लोगों को इस पहले और दूसरे का भी सही पता था तो आप इसको सही कर लेते हैं। सो गाइस एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं, और हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल मोस्टली आपसे यही पूछे जाते हैं गाइस। ये जो आपकी 5-6 स्टेट हैं इन्हीं में हैं, जो जैसे ज़्यादातर पास इन्हीं में हैं। और जो क्वेश्चन आपका बनता है कि कौन सा पास या कौन सा दर्रा किस स्टेट में है तो वो यहीं से बनेगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप फिर नोट कर सकते हैं और फिर अच्छे से देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा दर्रा है, हिमाचल में कौन सा है, उत्तराखंड में कौन सा है, सिक्किम में कौन सा है, प्लस अरुणाचल में कौन सा है। जो अरुणाचल प्रदेश का बॉमडिला जो दर्रा है इसको लेके भी पीछे बहुत डिस्प्यूट हुआ था। जो चाइनीज़ फोर्स है उनके साथ जो इंडियन जो आर्मी है उनका जो झगड़ा था, वो ये जो दर्रा है बॉमडिला उसके पास बहुत डिस्प्यूट चलता रहता है हमारा चाइना के साथ। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ जोड़ता है। गाइस अगर आप लोगों ने अभी देखा होगा कि जो ऊपर वाला आपका क्वेश्चन था उसमें अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है, आप लोगों को पता है कि जो बनिहाल दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, तो आप इसका आंसर वैसे ही निकाल लेते गाइस कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी से बताइए गाइस कि क्वेश्चन नंबर 13 का मैंने बताया था
कि जो बोमडिला दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश में है और चाइना के साथ जो हमारा डिस्प्यूट है वो बहुत चलता रहता है। सो गाइज इसके आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। इसको आप देख लीजिए एक बार। सो ऑप्शन नंबर सी आपका आएगा कि जो अरुणाचल प्रदेश में है वो बोमडिला दर्रा है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट। सो चलिए गाइस एक बार देख लीजिए, ये कराकोरम दर्रा है आपका, ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है और ये कराकोरम की पहाड़ियों में है। फिर जो जिला दर्रा है, फिर ये आपका जो बुर्ज जिला दर्रा है, उसके बाद आपका जो पीर पंजाल है, बनिहाल है, सिपकिला दर्रा है, ये हिमाचल में है। आपका जो रोहतांग दर्रा है वो आप लोगों को पता है कि रोहतांग से हमारी रिवर भी निकलती है। रोहतांग दर्रे के पास से बारालाचाला दर्रा है, माना दर्रा है, नीति दर्रा है, लिपुलेक है, नाथुला है, जेलेपला है, बोमडिला दर्रा है। और आप गाइज आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको एक बार यहाँ पे रोक देती हूँ वीडियो को, आप यहाँ जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और फिर आप इसको एक जगह नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए और बहुत अच्छे से इसको बार बार पढ़ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। सो क्वेश्चन नंबर 14 गाइज वो वही, अगर ऊपर वाला अच्छे से देखा आप लोगों ने तो आप बता दोगे कि कौन सा दर्रा कहाँ है। सो गाइस जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप लोगों को मैंने जैसे बताया था कि जो आपका सिपकिला दर्रा है वो उत्तराखंड में है गाइस। ओके गाइस जल्दी से आप लोग बताने की कोशिश कीजिए, नहीं तो फिर मैं बताती हूँ। जो आपका सिपकिला दर्रा है ना गाइस वो आपका उत्तराखंड में है और जो आपका ये है क्या नाम है नीति दर्रा है गाइस, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। जो आपका नाथुला दर्रा है गाइस ये है आपका, एक मिनट गाइस ये क्वेश्चन के हिसाब से बन नहीं रहा है, शायद हमने गलत कर दिया। क्वेश्चन नंबर 14 एक बार आप जल्दी से देखिए फिर इसको बताइए। जो आपका सिपकिला दर्रा है ना गाइस ये आपका उत्तराखंंड में, अभी हमने ऊपर देखा था। ये जो सिपकिला है आपका ये आपका उत्तराखंड में है। ये आज माउस अच्छे से काम नहीं कर रहा, गिर गया मेरे से, उत्तराखंड में है। और जो आपका ये नीति दर्रा है गाइस ये अरुणाचल प्रदेश में है। और जो आपका ये नाथुला दर्रा है गाइस, नाथुला ये है आपका, नाथुला आपका उत्तराखंड में है। ये माउस को क्या हो गया, माउस नहीं चल रहा गाइस, एक मिनट गाइस ये माउस काम नहीं कर रहा, रुकिए। क्या हो गया, इसको काम नहीं कर रहा। सो गाइस चलिए ये माउस काम नहीं कर रहा, एक बार हम इसको वैसे ही देख लेते हैं। देखिए गाइस ये आपके इधर दिए हुए हैं, अब मैंने आपको बताया था ये आपकी कराकोरम दर्रा वो कराकोरम पर्वत श्रेणियों में है। जो जिला दर्रा है वो आपका जास्कर श्रेणी है जो जम्मू कश्मीर में वहाँ पे है। जो पीर पंजाल दर्रा है वो पीर पंजाल की पर्वत श्रेणियों में है। जो आपका बनिहाल दर्रा है वो भी पीर पंजाल में ही है। जो बारालाचाला है आपका गाइस, तो जो आपका बारालाचाला दर्रा है वो जास्कर श्रेणियों में है। जो सिपकिला दर्रा वो भी जास्कर में ही है। रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल और पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है हिमाचल में वहाँ पे है। पाल घाट दर्रा आपका अन्नामलाई ये जो आपका वेस्टर्न घाट है वहाँ पे है। जो सेनाकोटा दर्रा इलायची की पहाड़ियों में स्थित है गाइस। सो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गाइस आपका। सिपकिला दर्रे का हो जाएगा ये ए का, आपका सी हो जाएगा, बी का ए हो जाएगा। सो ओके गाइस आप लोग इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ये माउस अच्छे से काम नहीं कर रहा, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। गाइस मैंने आपको बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं और आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश के जो नॉर्थ में है वो तिब्बत है। तो ये पूछ रहा है कि अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है। ओके गाइस सो इसको जोड़ता है बोमडिला दर्रा। इसको गाइस बोमडिला दर्रा जोड़ता है। ये आज माउस में चला कहीं रही हूँ, चल कहीं रहा है, ये थोड़ा सा गिर गया था तो ये सही से काम नहीं कर रहा। सो गाइस इसका बोमडिला आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15 का। ये वही दर्रों के दर्रे हैं, वो किस स्टेट में कौन सा दर्रा उसकी लिस्ट दी हुई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको एक बार अच्छे से देख लेना। सो गाइस ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 कि कौन सा दर्रा आपका कहाँ पे है।
सो जैसे मैंने आपको बताया था गाइस कि जो आपका सिपकिला दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में है। इसके साथ अगर आपको एक दो भी याद हैं तो आप इसका आंसर निकाल लेंगे कि जो सिपकिला है आपका वो हिमाचल प्रदेश में है, जो नीति दर्रा है वो अरुणाचल, जो आपका नीति दर्रा है वो उत्तराखंड में है गाइस, नीति दर्रा उत्तराखंड में। जो आपका नाथुला है गाइस, नाथुला आपका सिक्किम में है। और जो आपका बोमडिला है, जहाँ पे मैंने बताया था कि डिस्प्यूट चलता रहता है, बोमडिला आपका अरुणाचल प्रदेश में है। सो गाइस इस हिसाब से आप देख लीजिए, आपका जो सिपकिला है वो हिमाचल में था, जो आपका नीति दर्रा वो उत्तराखंड में है। और नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा, ये दो दर्रे जो उत्तराखंड के हैं ना, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा, ये बहुत ही फेमस हैं उत्तराखंड के, तो और दोनों बार बार पूछे जाते हैं। सो नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रे के बारे में अगर पूछता तो वो उत्तराखंड में है। अगर आपसे एग्जामिनर नाथुला पूछता है तो वो सिक्किम में, अगर बोमडिला पूछता है तो वो अरुणाचल प्रदेश में है। सो ये वही लिस्ट, आप इसको एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्नलिखित दर्रों को गाइस पश्चिम से पूर्व की तरफ अरेंज कीजिए। वो अगर आपको जो वो आपको लिस्ट दी हुई ना, आप उसको एक बार अच्छे से देख लेना। और उनकी लोकेशन है ना गाइस, वो इंडिया का मैप है, उसके साथ एक बार उनको पिनअप कर देना। जैसे अगर आप लोग मैप से इन दर्रों को पढ़ेंगे तो आप फिर वो जो रटने वाला काम होता है वो नहीं होगा, आप इनको बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे गाइस। क्योंकि मैप में अगर हम कोई भी लोकेशन अगर मैप में डाल के एक बार उनको याद कर लेते तो फिर वो हम भूलते नहीं हैं। सो बताइए, जो पश्चिम से पूर्व की तरफ आपसे क्रम पूछा है कि दर्रों का, बताइए कौन सा है। सो गाइज ये जो जिला दर्रा है ये हमारा सबसे जो हम इसको वेस्ट में बोले हैं, पश्चिम में जो जिला दर्रा है जो आपका जम्मू कश्मीर में है। फिर गाइज आपका सिपकिला है जो आपका हिमाचल में। फिर आपका लिपुलेख दर्रा है, ये उत्तराखंड में है। और जो आपका फिर ये है गाइस नाथुला दर्रा जो आपका सिक्किम में है। ओके, सो चलिए देखिए, ये आपको लोकेशन दी हुई है कि आपका सिपकिला, पीर पंजाल, बनिहाल, ये आपके जम्मू कश्मीर में है, बारालाचाला, कराकोरम सिक्किम, ये कहाँ पे है, लिपुलेख, नाथुला, जलपला, बोमडिला, ये आपको दिए हुए हैं। आप एक बार इनको अच्छे से देख लेना। सो क्वेश्चन नंबर 18 ये बोल रहा है कि कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। सो गाइज़ जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। सो गाइज़ आप लोगों को पता होगा कि जो गिरी नदी है वो भी यमुना की सहायक नदी है। टॉन्स नदी भी यमुना की जो सहायक नदी है गाइज़। बाटा नदी भी है वो यमुना की सहायक नदी। बट जो डांगरी नदी है ना गाइज़ वो यमुना की सहायक नदी नहीं है। इसने हमसे ये पूछा कि सहायक नदी नहीं है, सो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा गाइज़ ऑप्शन नंबर 4, डांगरी नदी नहीं है। ये एक बार देख लीजिए, यमुना नदी है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी जो हमारा वो है ना, यमुनोत्री गढ़वाल में वहाँ से निकलती है, प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। और यमुना नदी की सहायक नदी जैसे मैंने आपको बताया था, टोंस, बेतवा, केन, सिंध, चंबल, शारदा, कुंता, गिरी, ऋषि गंगा, हिडन, हनुमान गंगा आदि ये हैं जो गंगा की सहायक नदियाँ। आप इनको भी एक बार अच्छे से देख लेना। जो आप लोग को और भी इसकी सहायक नदियाँ दी हैं वो आगे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 गाइस कि जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित हिमाचल पर्वत जो श्रृंखलाएं हैं उनकी ऊंचाई के आधार पर उनको घटते क्रम में गाइस पूर्व से पश्चिम में उनको अरेंज करना है। उनका क्या क्रम बनेगा, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 19। सो गाइस आप लोगों को पता होगा कि सबसे ऊपर आती है, जो सबसे ऊपर है कराकोरम, फिर आती है लद्दाख, फिर आती है जास्कर, फिर आती है पीर पंजाल, और जो शिवालिक है उसको फुटलैंड भी बोला जाता है हिमालय का, या सबसे जो दक्षिणी विस्तार है हिमालय पर्वत का वो शिवालिक है गाइस। तो इसको आपको यही बोला था कि उत्तर से दक्षिण। अगर आपको दक्षिण का भी पता है कि शिवालिक, तो आपका एक ऑप्शन तो इधर से ही एलिमिनेट होता कि पीर पंजाल नहीं है। सो शिवालिक सबसे साउथ में है और सबसे ऊपर है वो लद्दाख है, और लद्दाख के भी ऊपर कराकोरम है। तो उस हिसाब से जो ऑप्शन दिए उस हिसाब से सबसे ऊपर नॉर्थ में है लद्दाख, फिर जास्कर गाइस, फिर पीर पंजाल और फिर शिवालिक। जैसे ये ऐसे अगर हम इंडिया को बनाएं ऐसे, एक मिनट यार माउस अच्छे से काम नहीं कर रहा। तो जो आपका लद्दाख है वो यहाँ पे है गाइस लद्दाख, फिर आपका ये जास्कर है, फिर ये आपका यहाँ पे पीर पंजाल है, और फिर यहाँ पे आपका ये जो शिवालिक है यहाँ पे। इसने नॉर्थ टू साउथ और प्लस वेस्ट टू ईस्ट आपका ये क्रम पूछा था। तो ये ऐसे है गाइस। चलिए एक बार देख लीजिए, सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो हमारी माउंट एवरेस्ट है 8,848 मीटर। कहीं कहीं इसको 8,850 मीटर भी दिया होता है, बट NCERT है उसको हम ऑथेंटिक मानते हैं, उसमें इतना ही दिया हुआ 8,848 मीटर। और जो गोडविन आइंस्टीन है गाइस वो 8,611 मीटर उसकी हाइट है। कंचनजंगा है
उसकी हाइट है गाइस 8,598 मीटर मकालू की। और ये आपको नागा पर्वत नामचा पर्वत की दी हुई है, इनको आप एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर 20 गाइस, ये आपको पहाड़ियाँ दी हुई हैं और उसमें बताना है कि कौन सी पहाड़ी की जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसको क्या बोला जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, आप लोगों को ये बार बार पूछा जाता है कि कौन सी जो हमारी पहाड़ियाँ हैं या जो माउंटेन रेंज है उनकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो क्या है गाइस। सबसे पहले आप लोग देख लो कि ये जो हमारी है नीलगिरी की है गाइस, डोडा बेटा। उसके बाद जो है हमारा सतपुड़ा का आपको पता होगा जो धूपगढ़ है वहाँ पे है ये गाइस। एक धूपगढ़ है ना, वो एक हिल स्टेशन है, घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है धूपगढ़। ये आपके पंचमढ़ी है, यहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। सतपुड़ा में है। अरावली है गाइस, अरावली का जो माउंट आबू आप लोगों को पता होगा कि वो एक धार्मिक सा रिलीजियस वो है, वो उसका वहाँ पे बना हुआ माउंट आबू का ब्रह्मकुमारी का जो सेंटर है वो माउंट आबू में बना हुआ है। ये अरावली की सबसे हाईएस्ट रेंज है, 1729 जो मीटर है इसकी हाइट है गाइस। फिर हिमालय का आप लोगों को पता है गाइस कि जो सागर माथा है वो इसकी हाईएस्ट पीक है गाइस। कि किस चोटी का मैच किसके साथ था, तो आप लोगों को ये बताना था। सो देखिए गाइस, इसका ये आप लोगों का हो जाएगा। सो इसके हिसाब से देख लीजिए, एक का चार एक में ही था, तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट। सो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था गाइस। ये हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए गाइस। अजय सर आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये तो हमारी यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है। अगर आप लोग थ्योरी बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो अजय सर का एक यूजीसी नेट एग्ज़ाम ज्योग्राफी के लिए गारंटीड बैच चला हुआ है सर। वहाँ से सर हर साल जैसे 20 से 30 बच्चों का जेआरएफ निकलता अपने यहाँ से, और जैसे कम से कम भी 50 पिछली बार 49 बच्चों ने नेट किया था। तो अगर आप लोग वहाँ से थ्योरी और यहाँ से क्वेश्चन सीरीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली वो ये आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो या कॉलेज लेक्चरर के लिए हो, आप उसको डेफिनेटली निकाल लोगे। सो ओके गाइस, चलिए टाटा बाय बाय। आप लोग अच्छे रहिए, बेहतर रहिए, मस्त रहिए, अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे से करते रहिए और अपनी सक्सेस में एक स्टेप और आगे बढ़ते रहिए। सो ओके बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।